नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है डीगे साहब का। जी हाँ, ठाणे में एक सभा के दौरान राष्ट्रवादी नेता जितेंद्र आव्हाड ने डीगे साहब का नाम लेके एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि डीगे साहब जब जेल में थे तो उनको जो है पवार साहब ने छुड़ाया है, यानी शरद पवार ने उनको जेल से बाहर निकलवाया। और उसके बाद डीगे साहब को सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ पदम सिंह पाटिल जी उस राष्ट्रवादी नेता थे, वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने उनसे जो है अपने लिए सुरक्षा के लिए जो है बॉडीगार्ड की मांग की थी, यानी सरकारी सुरक्षा की मांग की थी। और इसको लेके जो है थाने में थोड़ा सा राजनीतिक बवाल भी हो गया है। वो बवाल किस प्रकार का है वो भी बवाल इस तरफ कौन कर रहे हैं वो भी बताइए। शिंदे साहब यानी शिवसेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नरेश मस्के ने जो है डीगे साहब के ऊपर अपमान होने का आरोप लगाया और कहा कि ये जो है जितेंद्र आव्हाड जो है अलग अलग सभा में जो है जाके डीगे साहब को बदनाम कर रहे हैं, यानी कि डीगे साहब को अगर जेल से बाहर निकालना था तो उनको 2 साल क्यों रखा गया जेल में। और दूसरी बात कि पदम सिंह पाटिल किस काम ने उन्होंने कभी किसी सामने कुछ मांगा ही नहीं, तो सुरक्षा क्यों मांगेंगे, ऐसा बोल के जो है वो डीगे साहब का अपमान कर रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी, क्योंकि थत्ते साहब जो है डीगे साहब के एकदम करीबी थे, उनको भी इस सब की जानकारी होगी। हम उनसे ही जानेंगे कि क्या ये बात सही है, क्या नरेश मस्के सही है या जितेंद्र आव्हाड सही है। सर आप क्या कहेंगे, आपको तो पूरी हकीकत बता दी गई। सर इसमें कैसा है कि क्रेडिट जी डीगे साहब का जो उनको जामीन हो गया था जी उसके बारे में अभी कुछ चीजें लोग भूल गए। बहुत दिन हो गए उसको, 25 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो लोग भूल गए हैं। ये सन 88 की बात है मेरे ख्याल से, 89 की बात। हाँ, तो सर ये याद रखिए कि उनको जो जमानत मिली जी, हाँ, सब भूल गए वो क्यों मिली। उन्होंने उनकी जो माता जी थी जी उनको तांबे हॉस्पिटल में एडमिट किया था और उन्होंने अपनी माताजी की सेवा करने के लिए मुझे पैरोल दो, जैसे कल परसों भी किसी और को मिला, तो वैसे उनकी सेवा करने को प्रदीप शर्मा को मिला था। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनको मिला अपनी पत्नी की सेवा के लिए। तो वैसे पहले ही जमानत जो उनको मिली थी वो इसके लिए मिली थी कि उनकी मम्मी को तांबे हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट किया गया था और उन्होंने एप्लीकेशन किया तो उनको जमानत मिल गई थी। और वो ऐसा हो गया कि हम दोस्त थे, तो तांबे हॉस्पिटल में मम्मी को रखा था, तो कभी कभी जाते थे वो जी मतलब रोज तो जाते नहीं थे, वो उनका काम फिर से शुरू हो गया था समाज सेवा जो था, और वो धर्मवीर वगैरह बन गए थे क्योंकि वो सब हमारा ये हुआ था किताब और वो नारे भी ये सो ये जंजीर जनता ही तोड़ेगी। हाँ सर, वो मेरी स्लोगन थी। क्या बात है, क्या बात हाँ, बहुत ये जंजीर जनता ही तोड़ेगी ये मेरी स्लोगन थी। बाद में धर्मवीर किताब मेरी थी और वो जो माहौल बनाया उसमें मेरा बहुत सारा योगदान था। दोस्त के लिए इतना करना मेरा फर्ज भी था। मगर सर एक गम्मत की बात बताता हूँ कि अभी डीगे साहब का दोस्त होने के कारण मैं भी अनिल तांबे करके थे, वो मित्र थे, तो वहाँ मैं जाता था ऐसे डीगे साहब की मम्मी को मिलने के लिए। तो वो मम्मी थी, उनको मालूम था मेरा और डीगे साहब का बहुत दोस्ताना है, तो बोलती थी, अरे याला म्हणून आता मला बाहेर काढ इथून, किती दिवस मला इथे असं, तो जेलमधून सुटला आणि मी या जेलमध्ये येऊन पडलीये, मला त्रास होतो रे, मला इथे राहवत नाही, मला कशाला पेशंट, मला काय होत नाहीये। तर मग आम्ही पण हे होतो ना, मग मी स्वतः ऐसा उनको बोलता था कि देखो उनको जमानत जो मिली है वो आप बीमार है, हाँ, और आपकी बीमारी में उनको सेवा करने के लिए जमानत मिली है। आप अगर यहाँ से निकलती है और डॉक्टर बोलते कि आप ठीक ठाक है, या आप बोलती है ठीक ठाक है और बाहर निकलती है, तो उनको अंदर जाना होगा। आपको 2 ही पर्याय है, या तो डीगे साहब को अंदर भेजना, क्योंकि आप अगर बोल रहे मैं ठीक हूँ, मेरे को मत रखो, मैं बोर हो गई हूँ, क्या करूँ मैं इधर बैठ के, तो रोने लगी वो एक दिन। तो बोली मेरे को निकालो ना यहाँ से। मैं बोला नहीं हो सकता, आप घर में भी पढ़ना है, आपको आराम ही करना है, यहाँ तो उल्टा आराम है, डॉक्टर साहब की एक नर्स आपके पास लगी हुई है,
आप क्यों ये करते हैं, उनको जाना पड़ेगा अंदर। तो बोली मगर कितना महीना और रहना पड़ेगा। मैंने बोला जब तक उनको जमानत चाहिए तब तक ये रहना पड़ेगा आपको इधर। बोली ठीक है, अभी आप दोस्त लोग भी उनके फेवर में बोल रहे तो रहूंगी मैं। तो एक दिन मैं डीजे साहब से, हमारा मूड बहुत जोशीला और दोस्ती का था, तो मैं बोला तुम्हारी माँ मुझे ऐसी बोल रही थी कि कब तक मुझे अंदर रहना है। तो हंस कर बोले अभी क्या जवाब दिया तुमने। मैंने बोला उनको कि आप बाहर तो वो अंदर, आपको क्या चॉइस है बोलो, आपका बेटा है वो। हम तो बोले क्या बोले, बोले अपन कुठपर्यंत। वो हंस के बोले अभी क्या करेंगे, उस बहाने हमको जमानत मिली है तो वो उनको अंदर रखना ही जरूरी है। उनको बाहर निकाला तो उनको बोलेगा, अपने अपोजिशन वाले भी है वो भी बोलेंगे कि तो परमानेंट बेल नहीं था वो? नहीं टेम्पररी बेल था। अच्छा। और बाद में सर कैसे न कैसे अनेक कहानियां हैं कि दिगे साहब को निर्दोष कैसे, एक्चुअली निर्दोष नहीं छोड़ा गया, छोड़ा गया जमानत, वो जमानत पे थे और जमानत पे ही छोड़ने की बात थी। तो पहले तो वो मम्मी के लिए पैरोल लिया था या जमानत मालूम नहीं, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली क्या आ रहा था। और उसके बाद तो उनको अरेस्ट हुई नहीं जी, वो मतलब निर्दोष भी नहीं हुए कि वो खटला आगे चला नहीं। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ बाद में ये हुआ मगर उनके लिए तो चला नहीं। और मुझे अभी एग्जैक्टली मैं बोलूं तो गलत होगा कि उनको निर्दोष छोड़ा नहीं गया ऐसा मुझे लगता नहीं, उनको जो है मतलब उनका केस चल ही रहा था, मतलब जब तक उनका देहांत होने तक भी वो केस चालू था। सर इसमें कैसे है कि अभी उनको जब जमानत मिली जी, तो जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए। टाटा गया था तुमको अरेस्ट किया? उस समय टाटा था जी। तो हम दोनों बैठे थे, बोले अनिल जी मैं आपको बताऊं। मैं बोला क्या। वो बोले तुमने जो किताब लिखी धर्मवीर, उसका मुझे जमानत मिलने में बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है? ये कौन बोल रहे हैं? खुद दिगे साहब। मैं बोला वो कैसे। वो बोले तुमने इतना प्रभावी लिखा था वो कि वो जज तक पहुंचेगी कॉपी, ऐसी हमने व्यवस्था की थी। जज ने पूरा वो पढ़ा। क्या लिखा था उसमें आप? सर कैसे ग्रेट हैं वो, मतलब धर्मवीर मतलब साक्षात धर्मवीर है वो वगैरह वगैरह। आपने किताब पढ़ी नहीं? मैं तो नहीं पढ़ी हूँ सर। एक मेरे ख्याल से 3 या 5 लाख गई वो 8 दिन में। क्या बात। हाँ फिर तो महाराष्ट्र में बस उसी की चर्चा थी। उसके बाद तो चालू हो गया कि बाला साहब के बाद कौन, धर्मवीर आनंदी के, वो किताब के बाद ही चालू हो गया। जनता दरबार वगैरह सब लिखा होगा आपका? अरे उनका आपको मैं पढ़ने दूंगा तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसी किताब मराठी में निकली नहीं, उसके बाद भी नहीं निकली किसी एक आदमी के ऊपर जी। तो बोले जज प्रभावित हो गए वो किताब से और मेरी ओर देखने का उनका नजरिया बदल हो गया। और वो किताब उन्होंने पढ़ी, उसके बाद मेरा जमानत का मेरी माँ के लिए आ गया तो उन्होंने तुरंत दे दिया। और बाद में मुझे मेसेज भी भेजला की तुमच्यासारख्या इतक्या मोठ्या माणसाला, त्यांनी तर महान शब्द वापरला, या प्रकारच्या यातनातून जावं लागतं याचं मला वाईट वाटतं। ये किसने बोला? जज ने बोला। तो ये पवार की कहानी जो है वो अपनी जगह है। मगर 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 सर एक बात बताता हूँ आपको कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। पवार साहब ने किसी को बोला होगा, पवार साहब इंटरफेयर करते हैं कि नहीं करते? आप बताओ मुझे। मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसी। करते हैं। हर पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ करता ही है। हाँ तो सर आप बोले मुझे मालूम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि वो करते हैं। उनके बारे में नहीं जानकारी। वो सब जगह करते हैं भाई, किसी को अंदर डालना है तो भी करते हैं। पुणे के एक कोऑपरेटिव बैंक के उद्योगपति थे, हाँ उनका नाम लेना अच्छा नहीं होगा, वो उनकी सुन नहीं रहे थे। बैंक के चेयरमैन होने, उन्होंने किया उसको बैंक का चेयरमैन, वो सुनने देते हैं। वो जेल में गया और जेल में मर गया। उद्योगपति मतलब वो बैंक का चेयरमैन भी था, वो मर गए। अभी ऐसा भी बोला जाता है कि 2-3 ब्राह्मण उद्योगपति और बिल्डर है जो पुणे के, जो अंदर सड़ रहे हैं अभी। हाँ उन्होंने भी पवार साहब से पंगा लिया था कहीं ना कहीं। जो अंदर है अभी अंदर है अंदर ही है। बीच में कोई आया था, जमानत मिली थी किसी कारण, प्रकृति या इसके कारण, मगर अभी पता चला कि ये गए। हमारा संजय जब अंदर था तब उसको बहुत सारे मराठी उद्योगपति मिल गए और उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसको बताया कि भाई हमारी गलती होगी लाइफ की, हमने भी
पवार साहब से कहीं ना कहीं पंगा लिया और उसके बाद हमारा ये पीड़ा चालू हो गई। तो ईडी फीडी बीडी ये सब जो है वो सिर्फ ये करते हैं बीजेपी वाले, ऐसा मत समझो। पवार साहब ने बहुत सारे लोगों को अंदर भेजा तो है, निकाला भी है। दिगे साहब जब अंदर थे हाँ, तो पवार साहब मुख्यमंत्री थे। हाँ, नहीं सर, कैसा होता है ना कि अभी मैं आपको एक ऐसा खुलासा करता हूँ कि जिसकी वजह से ये गुड़ जो है वो और गुड़ भी बन जाएगा और उकलेगा भी। बोलिए जल्दी। हाँ, तो कैसे हुआ कि संजय राउत अंदर था, बराबर है। अब संजय राउत ऐसा लग रहा था कि साल 2 साल अंदर रहेगा। हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। वो आया 105 दिन या 103 दिन में बाहर आया। तो बाहर सब जगह चर्चा ये हो रही थी कि संजय को फडणवीस साहब ने बचाया। फडणवीस साहब ने दिल्ली में, मैं सब बोल रहे थे, बोला, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बोला नहीं हूँ अभी तक, बोलूंगा तब बोलना मुझे, मगर सब बोल रहे थे कि ये इतना जल्दी छूटने की संभावना ही नहीं थी। खुद उद्धव से लेके सब पकड़ के चले थे कि ये 2 साल तो गया अंदर, सब लोग यही बोल रहे थे। मगर ऐसे कुछ टर्न ऑफ इवेंट बिहाइंड द कर्टन हो गए कि फडणवीस साहब ने जहां उनको बोलना था वो बोल दिया, बोलते हैं। फिर वो मैसेज जैसे जाना होता है वैसा जाता है, जहां जाना चाहिए वहां पे। और वो जो जज साहब थे उन्होंने तो निर्दोष छोड़ा ही इनको, मेरिट पे छोड़ा ऐसा भी बोला, और कोई उनके खिलाफ ये भी नहीं है ऐसा भी बोला, और ये बाहर आ गए संजय राउत, बराबर है। अब ये मामले में जैसे शरद पवार के बारे में जितेंद्र रावत बोलते कि उनका हाथ था, वैसे संजय की छुटकारे में फडणवीस साहब का हाथ था, ऐसा खूब लोग बोलते हैं। बोलते कि नहीं? बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं। उनकी संख्या शायद हजारों में है। अभी संजय ने ना उसके बारे में कुछ बोला है, ना फडणवीस साहब ने कुछ बोला है, ना जज ने कुछ बोला है। लोग तर्क करे कि बाकी 2 साल रह गए, देशमुख अंदर रह गए, ये तुम्हारा नवाब मलिक अंदर रह गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उनको मिला नहीं, 2 साल तक अंदर रहा, और इसको एक 505 दिन में खाली है, इसमें ये मिल गया टाला कोर्ट में, तुरंत मिल गया, और वो भी एकदम क्लीन चिट जैसा मिल गया। तो लोगों को शक होता है और चर्चा होती है, फिर चर्चा को वाले ये मिलते हैं, पर मिलते हैं, तो वो चर्चा है। तो दिगे साहब के बारे में भी ये चर्चा जो आप बोल रहे हैं, जो जितेंद्र ने जिसकी वाच्यता की, वो तब मैंने भी सुनी थी। अच्छा, कि पवार साहब ने कुछ भूमिका ली है, उसकी वजह से उनको जमानत मिली है, ये मैंने सुना था जी। तो अभी उसमें तथ्य है कि नहीं, ये उस समय मैं पवार साहब के इतने निकट नहीं था कि भाई उनसे पूछूं, तो ये चर्चा थी, मगर जी ये पक्का है। सर अभी दूसरी बात कि ये बोल रहे कि पद्म सिंह पाटिल आए थे तो सिक्योरिटी मांगी उन्होंने जी, बराबर है, बराबर। तो सर सिक्योरिटी का और एक किस्सा मैं सुनाता हूँ जिसमें किस तरह से ये बातें होती है, कभी वो आदमी खुद करता है, कभी किसी से करवाता है। सर ऐसा हो गया कि अभी दिगे साहब को सिक्योरिटी मिली नहीं मिली, उन्होंने पूछा नहीं पूछा, मगर कैसा है ना सर, उस जमाने का वातावरण अलग था। वसंत डावखरे कांग्रेस में था, जितेंद्र रावत था उधर, मगर इनके पर्सनली दिगे साहब से बहुत अच्छे संबंध थे, पर्सनल संबंध, और वो इतने गहरे थे कि भाई दिगे साहब के लिए वो भी, सर वसंत डावखरे ने क्या नहीं किया आपको, मेरे को, अरे अभी ये बोलना चाहिए, पूरे दिन जितने दिन नासिक जेल में दिगे साहब रहे, वो घर का बनाया बेहतर से बेहतर खाना खाते थे। नासिक में इसका तो अड्डा है अपने वसंत डावखरे का, कितने दोस्त हैं उनके दोस्त दिघे साहब के लिए डब्बा लेके जाते हैं, और फिर दिघे साहब के लिए नहीं, उनके आसपास के जो और भी थे कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, उनको भी लेके जाते थे। अब इसकी वाच्यता नहीं करनी होती है कि भाई पूरा टाइम उन्होंने जेल का खाना खाया नहीं कभी, उनको कभी जेल का खाना नहीं खाना पड़ा। वसंत डावखरे, मुझे वसंत डावखरे ने बताया, मैं बोला अपना आनंद का कैसा होगा, कैसे, बोला क्यों चिंता करते हो, उधर उनको घर का खाना मिलता है। मैं बोला कैसे, बोले मेरे कितने दोस्त नासिक में हैं, वो लेके जाते हैं उनको ही नहीं, उनके 4-5 है, उनको भी देते हैं। मैं बोला कोर्ट का परमिशन वगैरह, वो क्या परमिशन क्या होती है, और वो मैंने खुद देखा है। एक बार इधर थाना जेल में कोई अरेस्टेड था, बड़ा भाई जी, तो
मैं उनके साथ तो कई बार ऐसा घूमने निकलता, वैसा मैं उनके साथ था। बोले जरा इसको मिलना है भाई को। मैं बोला, कौन भाई? बोले ये भाई, नाम लिया उन्होंने। मैं बोला कहाँ? वो तो जेल में है। वो बोले जेल में ही जाके मिलना है अपने को। तो मैं बोला ऐसा मिल सकते हैं? बोले तू किसके साथ है? वसंत डॉक्टर के साथ है ना। तो और वो उपसभापति थे उस समय भी। हाँ, तो हम गए जेल में। सर कोई रजिस्टर नहीं, कोई सही नहीं, कोई ये नहीं। जेलर के रूम में हम जाके बैठे, जेलर की चाय पिए। एक 2-5 मिनट में भाई वहाँ आके बैठ गए हमारे साथ, उन्होंने भी चाय पी। फिर इनको कुछ बात करनी थी दोनों को आपस में, तो जेलर जो थे उठ के बाहर निकल गए। फिर उसने मेरी ओर देखा, मैं बोला बैठो आप बात करो। फिर मैं भी बाहर निकल गया। आधा घंटा डावकरे साहब और भाई अपनी जो बात करनी थी कर लिए। बाद में उन्होंने बोला कि अरे अनिल जी, अरे साहब या ना। फिर जेलर साहब और मैं जो तब तक हम आपस में गप्पा मारते रहते और वो बोलते रहते कि यहाँ पे भी डावकरे साहब बहुत केयर करते बहुत सारे लोगों के लिए। उनके पास से डब्बा आता है, सब नॉनवेज वगैरह सब ख्याल करते हैं उनका। उनके मैसेजेस जो बाहर देने हैं वो भी देते हैं। मोबाइल भी, वो मेरे ख्याल से मोबाइल नहीं था उस समय, हाँ, मगर उनके कुछ मैसेज होते हैं वो भी देते हैं। बोले बहुत दोस्त है उनके इधर अंदर। मैं बोला बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? वो मजाक में ले लिया। तो सर ये जमाना वो अलग था, तो किया होगा ना अगर, तो मुझे आश्चर्य नहीं है उसमें कि उनकी बदनामी नहीं है। बदनामी नहीं है भाई, दोस्त है, दोस्त के लिए बोलते करिए। अभी उदाहरण देता हूं, लेटेस्ट उदाहरण। संजय ने मुझे, संजय के पास गया था मैं, संजय राउत के पास ऑफिस में। तो नीचे उसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहती थी हमेशा, वो जेल से आया था जी। तो देखा कोई है नहीं, तो मैं ऊपर गया। मैं बोला तेरे सब रखवाले चले गए क्या? बोले निकाल ली मेरी सिक्योरिटी। मैं बोला वो कैसे गए? तेरे को भी डेंजर है, सिक्योरिटी कैसे निकाली इन्होंने? तो बोले वही तो देखो ना। मैं बोला तुमने मांगी क्या सिक्योरिटी? वो बोला नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, अपने मुंह से मैं सिक्योरिटी नहीं मांगूंगा, फिर मैं वीक दिखूंगा। मैं बोला मैं बोलूं? तो बोले तुमको लगता है अच्छा तो बोलो। मैं बोला अच्छा क्या लगना है तुमको? सिक्योरिटी चाहिए, तुम हम क्या क्या बोलते हो, तुम्हारे ऊपर तो हमला होगा कभी भी। तो बोला ठीक है, तुम बोलना है तो बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं, सर मैं जाहिर रीत्या बोलता हूँ, मैं सीएम साहब के साथ गया। उनको बोला कि संजय को अपने को सिक्योरिटी देनी है। तो बोले एक कमेटी होती है, वो कमेटी का अहवाल होता है, उसके आधार पर दिया जाता है। तो वो कमेटी का रिपोर्ट मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर फालतू फालतू नगर सेवक आता है पार्टी में आपके, दूसरे दिन ये स्टैंड लेके उसके बाजू में आदमी खड़ा होता है, क्या कमेटी और ये होता है, कुछ नहीं होता है, आप तय कर लो, दे दो सिक्योरिटी। तो बोले नहीं मुझे देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं बोला ठीक है देखो। और भी बात ऐसे हुई कि मैंने एक 15-20 दिन राह देखी तो नहीं हुआ सिक्योरिटी। तो मैं समझ गया कि शिंदे साहब नहीं कर रहे। तो मैं फडणवीस साहब के पास गया। सर हमारी बातें बिंदास रहती है, मैं बोलता भी बिंदास हूँ। मैं फडणवीस साहब के पास गया। मैं बोला कि मेरी शिंदे साहब से बात हुई थी संजय को सिक्योरिटी देने के लिए, मगर उन्होंने नहीं दी। वो बोले एक कमेटी रहती है वगैरह वगैरह। तो वो बोले कि हाँ बराबर है, हाँ, मगर उसमें प्रॉब्लम है। कौन बोल रहे? फडणवीस। उसको मुझे बोल रहे हैं, बोले प्रॉब्लम है। क्या है कि हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं 5 मिनट के अंदर, मगर कल अगर राउत ने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला, सीधा बोलता हूँ, ये ऐसे खुली बात कर अनिल ठाकरे छोड़ के दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं उप मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहा हूँ बिना परमिशन। तो बोले ये मोदी के खिलाफ कल अगर बोलते हैं कुछ, तो मोदी हमको पूछेंगे कि ये संजय राउत वही है ना जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, और इसको ये जो सिक्योरिटी दिख रही है वो क्या आपने दी या एकनाथ ने दी? बोला हमारी बोलती बंद हो जाएगी, हम किस मुंह से देंगे और क्या जवाब देंगे? भाई इनको सिक्योरिटी दी है और वो तो बोल रहे हैं सिक्योरिटी का फायदा लेके कुछ भी बोल रहे हैं और मोदी साहब के बारे में बोल रहे हैं। तो बोले अनिल जी आप कितने हैं, आप ये समझ लो हमारी भी मजबूरी होती है और हम नहीं देंगे उनको। तो मैं संजय को बोला कि तुम प्राइवेट सिक्योरिटी ले लो, प्राइवेट सिक्योरिटी ले लो, 10-12 दंगेखोर रख दो ऐसे टक। तो बोला वो वैसे तो प्राइवेट वाले मेरे है 2-4 वो रखा है, मगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जरूरी होती है। और वो बोला फालतू लोग सिक्योरिटी लेके घूमते हैं और मुझे
सिक्योरिटी नहीं, ये गलत है कि नहीं, मतलब गलत है। फिर क्या किया, फिर मैंने और एक बड़ी हस्ती से बात की, उनका नाम नहीं बता सकता, और उनको बोला कि लोकल पुलिस स्टेशन जो है उसका कम से कम आप प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो उसके दूसरे दिन से संजय को लोकल प्रोटेक्शन मिल गया। मगर अभी तो नासिक जाता है तो नासिक की पुलिस उसको प्रोटेक्ट करती है, तुम्हारा मालेगांव जाता है वहां करती है, किधर भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जाए, किधर भी जाए तो वहां के लोकल पुलिस उसको करते हैं। मगर उसको सेंट्रल सिक्योरिटी जो है वो आज भी नहीं है। उसके ऑफिस के सामने 2 पुलिस बैठते हैं अभी, हाँ, गाड़ी में नहीं होता है, गाड़ी में उसके बॉडीगार्ड होते हैं, वो भी लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस है। अभी ये इसमें अभी कल अगर किसी ने गोप्यस्फोट किया कि भाई संजय राउत ने सिक्योरिटी मांगी थी, संजय बोलेगा मैंने कहा मांगी थी, तो आप रिकॉर्ड था सर। अनिल ने मांगी थी मेरे लिए। किसे मांगी थी? मैंने तो नाम ले लिया, भाई सीएम डिप्टी सीएम दोनों से मिल गया, इसके बारे में नहीं मिली सिक्योरिटी। अब ये बोल रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी चाहिए थी, उन्होंने पर्सनली आके बात की, तो मैंने भी पर्सनली जाके बात की जी। संजय भी कर सकता था उसमें। तो ये जो आप ये एग्जांपल दे रहे हैं, तो क्या डीके साहब भी इसका जो पदम सिंह पाले के साथ पास जाके जो है सिक्योरिटी मांगना क्या सही रहा होगा उस समय? सर दोस्त है तो उसमें क्या गलत क्या है सिक्योरिटी मांगना? डीके साहब को फिर तब डर नहीं था, फिर राजनीतिक बवाल के उसके लिए ये मुझे आश्चर्य लगता है जी। ये अपना ये जो नरेश मस्के हैं वो एक जिम्मेदार आदमी है, और उस समय वो तो बच्चा था सर, हम जब इनके साथ थे, मगर वो लॉयल था, मतलब उसके लिए भगवान थे डीके साहब। तो कैसे है कि अभी ये बात बाहर आती है और वो जितेंद्र बोलता है। मैंने अगर कल बोला कि ये जज के हाथ में मेरी धर्मवीर की कॉपी जाने के बाद उसका दिल बदल गया है और उसको लेकर कितने महात्मा के वो मैंने अंदर रखा है, उसको जमानत देनी चाहिए, जो भी रीजन मांगेगा उसके ऊपर देनी चाहिए, तो नरेश मेरे ऊपर नहीं बोलेगा कि भाई क्या थत्ते साहब बोल रहे कि ये किताब की वजह से उनको जमानत मिली वगैरह, बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम भी है वो सब ये जनता जनजीत तोड़ेगी से लेके वो सब हमारे साथ था। तो उसने भी डीके साहब का जो साथ दिया, और अभी एकनाथ जी का, और परसों तो मैं एक फंक्शन में गया था, श्रीकांत जी का साथ जिस तरह से दे रहा है नरेश मस्के, तो वो उसका अस्मिता है। मैं अहंकार भी नहीं बोलूंगा कि भाई डीके साहब के बारे में आप कुछ गलत मत बोलो, वो उसके लिए। और वो जितेंद्र ने बोला, और जितेंद्र अभी सबको ये कर रहा है, उंगली कर रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना इसका फर्ज ही बनता था। मगर हकीकत सर दूसरी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। जैसे डीके साहब के ऊपर एक हमला ऐसा हुआ था जिसका जिक्र कभी भी नहीं करते, मगर तुमको मालूम है, मुझे मालूम है, एक गुंडे ने हमला किया था, घुस के किया था, आनंद आश्रम में किया था कि नहीं किया था, और उसमें सर डीके साहब का प्राण भी जाते थे। 99 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ नाम मतलब अभी किसने किया था। मगर इसका मतलब ये कि उनकी जान को खतरा था, तो इनको सिक्योरिटी देनी ही चाहिए थी, वाजिब था, और नहीं दिए तो मांगने में भी कोई देर नहीं। सर मैं अभी अगर कल हम बात करते हैं, अभी मेरा एक क्या मालूम नहीं, ऐसी मेरी भी एक दहशत है कि मेरे को ज्यादा कोई छेड़ता नहीं है, या ये कमेंट में वगैरह तुम्हारे आता है, मेरे कमेंट भी नहीं है, मगर मेरे को कोई धमकी का फोन आता नहीं। मैं तो राह देख रहा हूँ कब धमकी का फोन आता है। परसों तो एक बड़े आदमी ने मुझे बोल दिया कि तो ऐसे ही तुमको धमकी का फोन आता है, रिकॉर्ड करो, तुमको दूसरे दिन वाई सिक्योरिटी दे देंगे। तो मुझे अभी सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं मुझे, मगर कल अगर धमकी आती है तो मैं तुरंत बोलूंगा मुझे वाई सिक्योरिटी चाहिए, और मिलेगी मुझे, संजय को नहीं मिली, मुझे मिलेगी। तो ऐसा है सर किस्सा। तो नरेश मस्के अपनी जगह सही है, जितेंद्र भी अपनी जगह सही है, और ये पॉलिटिकल जब बैटल हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप किए जाते हैं। थाना में जो है डीके साहब का जो नाम लेके जो राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उनका नाम लेके कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना रहे, ये अभी उनके ऊपर जितेंद्र नहीं बोलता ना, तो नरेश मस्के खुद जाके किसी को खोड़ी नहीं निकलता है, उसका स्वभाव नहीं है वो जाके कुछ उंगली करेगा। वो जितना सामने से कोई सवाल करेगा उसका जवाब देता है, और उसने जो जवाब दिया वो बाकायदा सही भी है। शरद पवार ने बोला, ऐसा कोई पुरावा है क्या? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीएम से बात किया, पुरावा है क्या मेरे पास? नहीं। वो बोलेंगे क्या अनिल मेरे से बात किए? नहीं बोलेंगे। तो ये राजे ही रहता है, और राज्य को राज्य ही रहने दो। धन्यवाद थत्ते जी। तो हमारा चर्चा यही था कि जो थाने में राजनीतिक माहौल जो बना है डीके साहब को लेके, कि डीके साहब को जो है जब जेल में थे टाडा के तहत, तब उनको पवार साहब ने जो है जेल से बाहर आने में मदद की थी,
जमानत मिलने में मदद, जमानत सिर्फ जेल से बाहर आना बोले ना तो गलत लगता है। जमानत मिलने में मदद की होगी। थी। इसको लेके जो है शिवसेना ने अब इसको इश्यू बनाया कि दिघे साहब का इसमें और अपमान सर है। इसमें देखो ये ऐसा होता है कि नहीं, अभी हरियाणा में किसका वो चौथाला जी उनका कुछ बन गया ना बीजेपी के साथ, और उनके पिताजी चौथाला जो थे उनको जन्मठेप हुई थी, मतलब वो 12-15 साल अंदर रहने वाले थे और ऑलरेडी 5 साल रह चुके थे। सो जैसे ही रात को इनका शपथ विधि हुआ, सुबह उनको जमानत मिल गई। पॉलिटिकल जमानत में तो असर होता ही है सर। अभी आरोप हो रहे हैं कि वो कोई एक मुझे नाम नहीं आ रहा था, हिंदी में आ रहा था कि उसको दिल्ली में शायद ऐसे ही 2 दिन में जमानत मिल गई, पहले नहीं मिल रही थी, अभी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग छोड़ते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या है ना, पहले पत्रकार के रूप में जाके लोगों ने मारा है, अब वकील के रूप में भी कल मार रहे, तो अभी किस रूप में मौत आएगी ये पता नहीं है। और ये कैसे है ना, दिघे साहब है, शिंदे साहब है, ये सब जो लोग है, खुद जितेंद्र भी हैं, ये भी सब है, खुद नरेश मस्के को भी डेंजर है, क्योंकि नरेश मस्के पर जलने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो एक अचानक से उभर कर सामने आया है, उसके ऊपर जलने वालों की लिस्ट इतनी है कि मैं दिन भर घूमता हूँ तो क्या क्या सुनता हूँ। उसके भी जान को खतरा है, उसको भी सिक्योरिटी ढेर चाहिए। बहुत सारे उनके पत्रकार भी जो उनके साथ है ना, उनको सिक्योरिटी है, इसको भी नरेश मस्के को होगी शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये छोटी मामूली बात है, इसका भांडवल नहीं करके मैं कैसे बोला कि भाई राज ठाकरे ने सूप पिलाया बाला साहब को, ये बोलने की बात नहीं है, वो पिलाने की बात है। बाप है वो अपना फादर फिगर है, तो उनको जो करना है सेवा करनी है, वो बाध्यता नहीं करनी चाहिए, उल्टा छोटा हो जाता है। मतलब अवार्ड साहब को जाके किसी बोलना भी नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था अवार्ड को। जो हुआ ना, किया ना तुमने दिघे साहब के लिए, तुमको क्या दिखाना है कि भी अकेले दिघे साहब के लिए तुम्हारी जान तड़पे, ऐसा मत सोचो, हमने भी कुछ किया है। तुम तुम्हारे शरद पवार साहब के लिए करते हो ना, वो करो ना, बिल्कुल। तुम्हारी निष्ठा उधर कितनी है वो तुम दिखाते हो, वो दिखाओ। तो दिघे साहब को क्यों घिसटते हो उधर? तो नरेश मस्के भी अपनी तरफ सही है और ये भी अपनी तरफ सही है। अब दो सही लोग सर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम क्या एक दूसरे पर गलत निकालेंगे, हम क्या करें? चलो हम उसका मुद्दा निकालेंगे, हम खाली विश्लेषण करके यहाँ बैठेंगे। चलो सर, धन्यवाद। तो हमारे इस चर्चा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, यानी दिघे साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिघे साहब की नहीं, इनकी जमानत होने के बाद। हाँ, इन लोग को जो आपसे वार्तालाप है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।